बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ और एग्जांपल नंबर 3 है। स्टेटमेंट से स्टार्ट लेते हैं। टू इंक्लाइंड प्लेन्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं और ये दोनों की दोनों किसी एक वर्टेक्स पे जुड़ी हुई हैं और हम ऐसे फर्ज करते हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। चलें, इंक्लाइंड प्लेन हम लेते थे इस टाइप से। एक हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है और दूसरी इंक्लाइंड प्लेन हम ऐसा करते हैं कि ये ले लेते हैं। एक ये इंक्लाइंड प्लेन थी, ठीक है। और ये दोनों के दोनों इंक्लाइंड प्लेन जो हैं इनको एक वर्टेक्स से जोड़ दिया गया, मतलब यहाँ पे इनका एक वर्टेक्स एक वर्टेक्स आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का इतना हिस्सा हो गया कि टू इंक्लाइंड प्लेन्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मॉल स्मूथ पुली एट द वर्टेक्स, ठीक है। सपोज टू इक्वल वेट्स, वर्टेक्स के ऊपर से एक रस्सी गुजारी गई है इस तरह से। वर्टेक्स के ऊपर एक पुली रखी गई, पुली के ऊपर से एक रस्सी गुजारी गई और इस रस्सी के दोनों सिरों को बांध दिया गया। यहाँ पे दो वेट्स थे उनके साथ, ठीक है। यहाँ पे एक ये वेट रखा और एक वेट हमने दूसरी साइड पे रख दिया। और ऐसा करते हैं कि हम इन बॉडीज को नाम भी दे देते हैं। इस बॉडी का नाम ए है और इस बॉडी का नाम हम कहते हैं बी है। If one of the plane be rough and the other is smooth, if one of the plane be rough and the other is smooth, इनमें से एक प्लेन रफ है जबकि दूसरी प्लेन जो है वो स्मूथ है। रफ प्लेन होने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू प्रोड्यूस होगा और जो स्मूथ है वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशंस ऑफ द प्लेन्स, हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस क्या है कि अगर ये हमारे पास एक स्मूथ, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन थी तो इसका एंगल बना अल्फा। इसी तरह से अगर ये हमारे पास एक प्लेन थी तो इसका एंगल भी डेफिनेटली होगा, वो अल्फा से डिफरेंट होगा, बीटा। तो हमने उसको नाम दे दिया बीटा का। अब अगर ये बॉडी यहाँ पे रखी है तो इस बॉडी का कोई ना कोई रिएक्शन होगा और इसके रिएक्शन को हम नाम देते हैं R1 का। और इसी तरह से अगर ये हमारे पास एक सेकंड बॉडी है तो इसका भी एक रिएक्शन होगा जिसको हमने R2 का नाम दे दिया। ये जो बॉडी है रिएक्शन 1 वाली, इसका वेट होगा W, चलिए W1 लिखते हैं। और इस बॉडी का भी वेट है W2। अब ये 2 और 1 जो है, मैंने 2 और 1 इसलिए लिखा कि रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, बॉडी ए बॉडी बी। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि 2 इक्वल वेट्स हैं, कि जो वेट्स हैं दोनों वो इक्वल हैं, इसलिए वेट्स W1 और W2 नहीं होंगे, बल्कि वेट्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जस्ट आपने W लिख लें। नेक्स्ट है कि हमें अल्फा और बीटा का रिलेशन फाइंड करना है, मतलब ये कि हमें कोई ऐसा फार्मूला फाइंड करना है जिसके अंदर अल्फा और बीटा दोनों आते हों। ऑफ द प्लेन व्हेन द वेट ऑन द स्मूथ प्लेन इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये था कि एक तो ये था फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन व्हेन द वेट्स ऑन द स्मूथ प्लेन इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, कि जो स्मूथ प्लेन है उसके ऊपर जो वेट है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और वो मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। प्लेन्स रफ है, एक प्लेन रफ है और एक प्लेन क्या है, स्मूथ है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि हम स्मूथ कौन सी लेते हैं, रफ कौन सी लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस वाली प्लेन को हम रफ ले लेते हैं। ये हमारे पास रफ प्लेन है और इसको मैं डॉट लगा देती हूँ छोटा सा, कि जो ये शो करेगी ये रफ है। चले, यहाँ पे ये प्लेन हमारे पास क्या थी, रफ प्लेन थी और दूसरी वाली स्मूथ थी। अब ये है कि क्वेश्चन में द वेट ऑफ द स्मूथ प्लेन इज मूविंग डाउन, स्मूथ प्लेन का जो वेट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक, ये टेंशन है, ये टेंशन है। तो अगर स्मूथ प्लेन से बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो डेफिनेटली ये रस्सी इसको खींचती हुई ला रही है, तो इस बॉडी ए को रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है। अगर बॉडी ए ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल्स लिखते हैं थोड़ी सी। लेट W बी द वेट ऑफ ईदर बॉडी एंड R1 and R2 be the reactions on bodies A and B.
which are placed on planes having inclination alpha and beta. Let T be the tension in the string, W be the weight, R1, R2 be the reactions of reaction on the bodies A and B, which are placed on plane having inclination alpha and beta. Let T be the tension in the string when the system is in limiting equilibrium. Resolving all the forces along and perpendicular to the plane. For this, हम बारी बारी इन दोनों फोर्सेस को, दोनों बॉडीज के जो है ना, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो है, हम इनको बारी बारी रिजॉल्व करते हैं. पहले हम बॉडी ए ले लेते हैं, फिर हम बॉडी बी लेते हैं. क्वेश्चन में देखें कि हम R1 और जो है ना R2 के अलॉन्ग हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करने, इसके अलावा T और म्यू आर के अलॉन्ग करने. तो ये जो W है, डेफिनेटली इस W को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर एंगल अल्फा है तो इसके साथ भी एंगल अल्फा होगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगी W साइन अल्फा, जबकि ये वाली जो फोर्स है ये है W कॉस अल्फा. इसी तरह से मुझे रिजॉल्व करना है बॉडी बी वाले वेट को, और अगर मैं इसे रिजॉल्व करूंगी इस तरह से, तो ये चीज यहाँ पे फोर्स बीटा, एंगल बीटा, इसका मतलब है यहाँ पे बीटा, और ये होगा W cos बीटा, और दिस वन इज W साइन बीटा. इसको हमने रिजॉल्व कर दिया. अब हम पढ़ते हैं बॉडी ए के बारे में. फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ए, तो उसमें हमारे पास है जी R1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, R1 ऊपर की तरफ है, और W cos अल्फा जो है ये नीचे की तरफ है. तो हमने इनको बैलेंस कर दिया कि R1 इज इक्वल टू W cos अल्फा, और उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का. अब हम लेफ्ट और राइट वाली फोर्सेस लेते हैं. बॉडी ए के ऊपर म्यू आर लेफ्ट साइड पे है, W साइन अल्फा लेफ्ट साइड पे है, म्यू R1, इसको आप R1 का नाम देंगे. म्यू R1 प्लस W साइन अल्फा इज इक्वल टू टेंशन, म्यू लिखा, R1 की वैल्यू पुट की, विच इज W cos अल्फा प्लस W साइन अल्फा इज इक्वल टू टेंशन. अगर हम यहाँ से W कॉमन ले लें तो म्यू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू टेंशन, और हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का. नेक्स्ट फॉर बॉडी बी. अब हम बॉडी बी के लिए सॉल्व करते हैं. फॉर बॉडी बी, बॉडी बी के लिए अगर हम देखें R2 अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है W cos बीटा. राइट साइड पे टेंशन, जबकि लेफ्ट साइड पे है W साइन बीटा. और अब यहाँ पे R2 इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे यूज नहीं होगा. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का. ये जो टेंशन की वैल्यू है इसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें. दूसरा मेथड है आप इन दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन 2 और 3 का कंपैरिजन कर दें. अगर हम पुट करें या कंपैरिजन करें दोनों सूत्रों में, हमारे पास आएगा W म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू W साइन बीटा. दोनों साइडों से अगर हम W को कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये लिखा मैंने साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा. तो वैसे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है. और अगर इसे मजीद, क्योंकि ये वो रिक्वायर्ड रिलेशन है जो हम फाइंड करना चाहते थे, और अगर यहाँ पे दिल माने तो आप म्यू की जगह पे टेन लैम्डा पुट करें, उसको साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा में कन्वर्ट करें, और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, और इससे ये बनेगा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन लैम्डा, तो साइन अल्फा, ठीक है. जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो आफ्टर एलसीएम ये बनेगा साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा साइन बीटा. क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये थी कि फाइंड द रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन द इंक्लिनेशंस. तो इंक्लिनेशंस क्या थे? अल्फा एंड बीटा. रिलेशन का मतलब ये है एक ऐसा आंसर जिसके अंदर अल्फा और बीटा दोनों मौजूद हों. एग्जाम्पल नंबर 4, अ यूनिफॉर्म लेडर रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. यूनिफॉर्म लेडर है जिसे इक्विलिब्रियम की हालत में रखा गया विद वन एंड ऑन अ रफ फ्लोर.
लेडर के डेफिनेटली दो एंड्स हैं, तो एक एंड जो है वो कहाँ पे है, एक रफ फ्लोर पे है, whose coefficient of friction is mu, and the other against a smooth vertical wall, जो दीवार है वो स्मूथ है, show that its inclination to the vertical is tan inverse 2 mu। जिन लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया है, जिन वर्ड्स को, तो उनको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेडर है जिसको रखा गया किसी दीवार के साथ। यहाँ पे ये कोई वर्टिकल वॉल है, ये किसी रूम का या एनीवे कहीं पे भी कोई फ्लोर है, और जब लेडर को यहाँ पे रखा गया, ये लेडर थी, चलें आज लेडर को ड्रा करते हैं। एनीवे जी कुछ इस टाइप की लेडर है। तो इस लेडर को जब फर्श पे रखा गया, वो फर्श जो था फ्लोर पे रखा गया वो ना रफ फ्लोर, तो जो फ्लोर था वो क्या था, रफ था। अगर वो रफ होगा कोई भी, अब आज का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें डिटेल से चीजें करवाने वाली हैं। अगर ये फ्लोर रफ है तो कोई भी हमारे पास जो है ना, आप समझ लें कि सरफेस है, अगर वो रफ है तो वहां पे म्यू जो है वो क्रिएट होगा। अगर ये आर जो है ये इसका रिएक्शन है, तो यहाँ पे म्यू आर जो है ये क्रिएट होगा। म्यू आर वहां पे क्रिएट होता है जहाँ पे सरफेस जो है वो रफ होती है, और जहाँ पे स्मूथ होती है वहां पे म्यू आर या म्यू एस क्रिएट नहीं होता। अब ये जो लेडर है ये दो जगहों पे टच कर रही है, एक जगह पे ये फर्श को टच कर रही है फ्लोर को, दूसरी जगह पे ये रूफ को टच कर रही है। तो डेफिनेटली जहाँ पे ये रूफ को टच करेगी वहां पे इसका 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से इसका एक और रिएक्शन होगा, तो या तो इसको R1 और इसको R2 कह दें, और दूसरा मेथड ये है कि आप एक को R का नाम दे दें और दूसरे को आप S का नाम दे दें। बड़ी बदसूरत सी लेडर बनी है, इसको तो मैं रेज करती हूँ, ठीक है। और हम इसे सिंपली ये जो एक लाइन है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ये लेडर ही है। वो क्वेश्चन जो लेडर से रिलेटेड होगा उसमें आपने दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आर क्या है, म्यू आर क्या है, कौन कौन सी सरफेस जो है वो स्मूथ है और कौन कौन सी सरफेस जो है वो रफ है। जब आप इस चीज की केयर कर लेंगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपने कोई लेडर लेनी है तो उस लेडर का, लेडर हो कोई स्टिक हो कुछ भी हो, उस लेडर का जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको आप जी का नाम दे दें। जी मैंने इसलिए ले लिया है कि ये ग्रेविटी की तरफ मूव करता है वेट, तो मैंने उस पॉइंट को नाम ही दे दिया जी, और मैं इसको फिक्स कर देती हूँ कि लेडर वाले या स्टिक वाले या कोई भी रॉड वाला क्वेश्चन है उस हर क्वेश्चन के लिए मैं सेंट्रल पॉइंट जो है इसको जी का नाम दूंगी। तो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया इसका वेट, एस के साथ हम म्यू एस क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोर जो था वो रफ था, जबकि इसका जो रूफ है वो स्मूथ है, और जहाँ पे स्मूथ होगा वहां पे म्यू आर या म्यू एस क्रिएट नहीं किया जाता। अब देखिए ये एक ट्रायंगुलर शेप बन गई है, और अगर ये एक ट्रायंगुलर शेप है तो इसके डेफिनेटली कोई नाम होने चाहिए। ये मैंने इसको ए का नाम दिया, ये बी है, ये वाला वर्टेक्स जो इसको पॉइंट सी का नाम दे देते हैं, एंड दिस वन इज डी। अब हम इसके बारे में डिटेल्स लिखते हैं कि ये क्या क्या चीज थी और इसको हम सॉल्व कैसे कैसे करेंगे। और हम लिखते हैं लेट ए बी इज द लेडर having length L। ये जो लेडर है ए बी, इसकी जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल है, L के इक्वल है। यानी ए बी, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस L है, और क्योंकि जी उसके बिल्कुल सेंटर में है तो ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ लेंथ यानी L/2। हैविंग लेंथ L एंड वेट W, इसका वेट W है। R and S be the reactions of R मैंने पहले लिखा तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि R जो है रिएक्शन फ्लोर का है, एंड W and S stands for reaction of wall and wall respectively।
ठीक है। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आपने बताना है कि इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल, कि वर्टिकल के साथ जो इंक्लिनेशन बनता है ना वो इसके इक्वल होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि वर्टिकल के साथ एक इंक्लिनेशन ड्रा करते हैं यू, और इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा का। ये इंक्लिनेशन रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस, अल्फा के बारे में लिख देते हैं। लेट अल्फा बी द इंक्लिनेशन with the wall when the ladder in limiting equilibrium. Resolving all the forces along and perpendicular to the plane मतलब ladder, resolving all the forces along and perpendicular या horizontal and vertical। इसमें हम देखते हैं कि R जो है वो अपवर्ड है, जबकि जो W है वो क्या है, डाउनवर्ड है। R is equal to W, this is equation number 1, where S is equal to mu R, put the value of R that is equal to W, और हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इतना वो काम है जो आपने पिछले तमाम आर्टिकल्स में किए। इससे आगे वाला हमारा काम ये है कि अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे उसने किसने कहा, मैंने कहा कि when the ladder is in limiting equilibrium, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब लेडर यहाँ से कोलैप्स करने जाएगी या मूव करेगी व्हाटएवर, तो लेडर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो हमें यहाँ पे मूवमेंट को भी डिस्कस करना है। तो अब हम मूवमेंट लेते हैं, और मूवमेंट के लिए, और ये अगले तमाम क्वेश्चंस में जो लेडर वाले होंगे उसमें हमें मूवमेंट लेनी पड़ेगी। मूवमेंट लिए बगैर या इस स्ट्रक्चर को कोलैप्स किए बगैर हम मजीद आगे नहीं चल सकते, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है। तो हम कहते हैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि मूवमेंट जो है वो ए के अबाउट ही क्यों ली, जी के अबाउट क्यों नहीं ले ली, बी के अबाउट क्यों नहीं ली, सी या डी के अबाउट क्यों नहीं ली। उसकी रीज़न ये है कि पॉइंट डी के ऊपर ओनली वन फोर्स डब्ल्यू एक्ट कर रही है, पॉइंट बी पे ओनली वन फोर्स जी एक्ट कर रही है, लेकिन जो पॉइंट ए है यहाँ से दो फोर्सेज जो एक्ट कर रही है, एक फोर्स आर है और एक फोर्स म्यू आर है। तो ट्राई ये करते हैं कि जहाँ से ज़्यादा फोर्सेज गुजर रही हूँ हम उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लें। जब हम उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर एक्ट करने वाली तमाम की तमाम फोर्सेज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, तो हम उन फोर्सेज को डिस्कस ही नहीं करेंगे। अब अगर मैं मूवमेंट लेती हूँ पॉइंट ए के ऊपर तो मेरे पास आर और म्यू आर दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये पॉइंट ए के ऊपर लग रही हैं, एंड हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस बचेंगी, एक फोर्स है डब्ल्यू और दूसरी फोर्स कौन सी है, एस की। जब हमने मूवमेंट लेनी है तो यहाँ पे आपके पास एक की पॉइंट है, और वो की पॉइंट आपका ये है कि जब मूवमेंट ली जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्या मुराद है कि चलें इन शॉर्ट इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ये क्लॉक है और क्लॉक की घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा इस तरह से, और अगर हम घड़ी की सुइयों के अपोजिट साइड पे चलना शुरू कर दें तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे मूवमेंट लेनी है, मूवमेंट में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज फोर्सेस को इक्वल लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस में। मूवमेंट का हमारे पास फार्मूला है, ये भी एक और की पॉइंट है, ये पेपर में आप या एग्जाम में नहीं लिखेंगे। तो मूवमेंट का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स और फोर्स की सीमत में तय करदा परपेंडिकुलर फासला, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो अब हमने देखना है कि हमारे पास आर और म्यू आर तो खत्म हो गई। तो जब आर और म्यू आर खत्म है तो हमारे पास फोर्सेस हैं डब्ल्यू और एस। अब डब्ल्यू और एस की मूवमेंट हम किस तरह से लेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किसके अबाउट, वो इसके अबाउट कि मैंने चेक करना है कि जो डब्ल्यू है ये ए तक अगर आ रहा है, ये एक मैंने ना वैसे झटका सा जहन में रखा हुआ है, इससे क्वेश्चन करना ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट अपने लिए मैंने बना लिया। तो मैंने डब्ल्यू को मूव करवाना है ए की तरफ। तो मैं देखती हूँ कि डब्ल्यू के लिए इजी पास कौन सा है कि ए के पास आए। तो क्या ये वाला पाथ इजी है या डब्ल्यू इस साइड से आए, तो डेफिनेटली ये वाला पाथ ज़्यादा इजी है। और अगर ये इजी है तो इस पाथ की अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो मैंने लिखा डब्ल्यू, डब्ल्यू फोर्स है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है ए डी। यहाँ पे मैंने इसके साथ लिख दिया ए डी। अब ये जो एस है, मैं चाहती हूँ कि एस को भी लेकर आऊँ ए की तरफ। तो बजाय इसके कि एस यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करके आए, एस के लिए यहाँ से ए के पास जाना ज़्यादा इजी है और एस की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एस, और एस का जो वर्टिकल डिस्टेंस था वो क्या था बी सी। तो मैंने यहाँ पे बी सी पुट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा। मुझे ए डी का पता नहीं है कि ए डी क्या चीज़ है, मुझे बी सी का नहीं पता कि बी सी क्या चीज़ है। तो इसको मैं ज़रा ना ब्लैक पेंसिल से लिखती हूँ, फिर जो की पॉइंट्स होंगे उनको ग्रीन से लिखूंगी। डब्ल्यू ए डी इज इक्वल टू एस बी सी। अब जो अगला की पॉइंट है वो ये है कि मैंने एक ट्रायंगल क्रिएट की। मुझे मसला फंसा हुआ है उसका पता होना चाहिए पैथागोरियन थ्योरम का। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज जी एंड दिस इज ई। द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एल एंड द लेंथ ऑफ ए जी इज इक्वल टू एल बाई टू। ये दोनों इमेजेस, ये दोनों ट्रायंगल्स ये शो करती हैं कि जी डी जो है ये बेस है। इसी तरह से जो बी सी है वो भी इस ट्रायंगल की बेस है, क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा यूज हो रहा है। तो जहाँ पे अल्फा होता है, जहाँ पे एंगल होता है जिस लाइन के साथ, उस लाइन को बेस कहते हैं। ये बेस है और इसकी भी ये बेस है। ये इसका परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, और ये इसका परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ये जो लाइन है ए बी ये इसका हाइपोटेन्यूज है, और ये जो लाइन ए जी है ये इसका हाइपोटेन्यूज है। अगर इस तरह से है तो मसला फिसागोरस हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसके अलावा हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वाली आइडेंटिटीज। तो बेहतर ये है कि मैं उन आइडेंटिटीज को यूज करूं। अब उन आइडेंटिटीज को मैं कैसे यूज करूंगी, अगर मुझे चाहिए ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस, तो मैंने चेक करना है उन आइडेंटिटीज में मेरे पास है साइन थीटा, I have cos theta and also I have tan theta. तो sin theta, some people have curly brown hair through proper brushing. अब ये देखें कि sin theta है perpendicular over hypotenuse। तो अगर मुझे perpendicular फाइंड करना होगा किसी क्वेश्चन में तो मैं sin वाला फार्मूला लगाऊंगी, और जहाँ भी मुझे बेस फाइंड करनी होगी वहाँ पे मैं cos वाला फार्मूला लगाऊंगी, क्योंकि cos के अंदर बेस मौजूद है। और इन तमाम क्वेश्चंस में या परपेंडिकुलर मिसिंग होगा या बेस मिसिंग होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ इस ट्रायंगल को, तो मुझे ये पता है कि मुझे ए डी फाइंड करना है और ए डी परपेंडिकुलर है। अगर ए डी परपेंडिकुलर है तो मुझे साइन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी ए डी ओवर ए जी इज इक्वल टू साइन अल्फा। और साइन अल्फा, और ए जी जो है ये एल बाई टू के इक्वल है, इसका मतलब है ए डी इज इक्वल टू एल बाई टू साइन अल्फा। इसी तरह से यहाँ पे मुझे फाइंड करना है बी सी। तो बी सी अगर मैं यहाँ से फाइंड करती हूँ तो बी सी बराबर हो जाएगा एल कॉस अल्फा, क्योंकि बी सी बेस में, और जब बेस हम यूज़ करेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे कॉस वाला, और जब हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत होगी तो तब हम फार्मूला लगाएंगे साइन का। ये सारा आपका रफ वर्क है, इसको आपने नीट में नहीं लिखना। नीट में आपका काम जो है वो जस्ट ये था। हम ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करें तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, डब्ल्यू
ए डी की जगह पे हमने लिखा L/2 साइन अल्फा इज इक्वल टू एस, और बी सी की जगह पे हम लिखेंगे L cos अल्फा, एस और एस कैंसिल, तो सॉरी एस और एस नहीं, L और L वो कैंसिल, एस इसी तरह से लिखा जाएगा। W साइन अल्फा 2s अपॉन कॉज अल्फा, 2 साइड पे ले जाएं, कॉज अल्फा इधर ले आए, तो साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा टेन अल्फा इज इक्वल टू 2s अपॉन W। यहाँ पे 2s है तो s की वैल्यू पुट करते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू W, तो 2 लिखा, s की जगह पे म्यू W लिखा, अपॉन W, W W कैंसिल, 2 म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा। हमें अल्फा फाइंड करना था तो हम टेन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये होगा टेन इनवर्स 2 म्यू, और यही हमें फाइंड करना था कि इंक्लिनेशन के साथ ये लेडर जो एंगल बनाती है उस एंगल को कहते हैं टेन इनवर्स 2 म्यू। लेडर वाले जितने क्वेश्चंस हैं मैं फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उसमें हमें ये ट्रायंगल को सॉल्व करना आना चाहिए। जब हम ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इस पिछले जो आर्टिकल थे उसमें हम जस्ट मूवमेंट्स को, फोर्सेस को रिजॉल्व करते थे, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे हम उसकी मूवमेंट भी लेंगे, और जब हम मूवमेंट लेंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्लॉकवाइज फोर्सेस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस, और मूवमेंट का जो अपना फार्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमने लिखा, इसको मेमोराइज करें। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।